वेलकम स्टूडेंट द लेक्चर सीरीज बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स। तो आज ना हम लोग बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स के लेक्चर में ना मॉड्यूल 2 को डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 2 का हम कुछ टॉपिक्स को देखते हैं, जैसे कि डिस्कस द क्लासिफिकेशन एट द सेलुलरिटी बेसिस पे, यूनिसेलुलर और द मल्टी सेलुलर। दूसरी बात है बी पार्ट जो है सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स ईकैरियोट्स की बात होती है। फिर एनर्जी एंड द कार्बन यूटिलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड लिथोट्रॉप्स की डिवीजन करते हैं। अमोनिया एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो अमीनोटेलिक्स, यूरिकोटेलिक्स एंड द यूरोटेलिक्स। और हैबिटेट्स की बात करते हैं तो एक्वेटिक्स एंड द टेरेस्ट्रियल क्या होता है, हैबिटेट्स होता है। और मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। तो आज हमारा इतना टॉपिक रहेगा, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे। ये ना बायोलॉजी फॉर द इंजीनियर्स के मॉड्यूल 2 है। देखो काफ़ी अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि एक भी डाउट नहीं रहेगा एट द एंड। तो 10 मिनट ना एकदम अच्छे से सुनो, फिर एक भी डाउट नहीं रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये डायरेक्ट उठा के पूछ लेता है बिहार बोर्ड के, बिहार इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में ना, कि डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि सेलुलरिटी बेसिस पर ना जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, कि उसके बीच में डिफरेंस पूछ लेगा, या प्रोकैरियोटिक्स यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस पूछता है, या ऑटोटॉप्स, हेटेरोटॉप्स या लिथोटॉप्स के बीच में क्या कर सकता है, डिफरेंस पूछ लेगा। या किसी एग्जाम्पल से, जैसे कि अमीबा का एग्जाम्पल बोलेगा और बोलेगा कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से एमसीक्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो देखो इस चैप्टर का ना मॉड्यूल 2 को देखते हैं। तो सबसे पहली बात है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि अगर सेल नंबर की बात करें, फंक्शन की बात करें, और डिवीजन ऑफ द लेबर रिप्रोडक्शन एंड द लाइफ स्पैन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ना सिंगल सेल से वो बना होता है, वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना लार्ज नंबर ऑफ सेल से बना होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एग्जांपल है वो अमीबा ही है। अमीबा जो होता है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा का फिगर है, जिसमें अमीबा क्या करता है ना, जब फूड को जो क्या करता है, इनगल्फ करता है ना, वो जो इंजेक्शन करता है, इन जो फूड इनटेक करता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया के हेल्प से वो क्या करता है, इंजेक्शन करता है। तो ये अमीबा का एग्जाम्पल है। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और अगर फंक्शन की बात करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो एक ही सेल है तो सारा का सारा जो फंक्शन होगा ना वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ही उसका फंक्शन होगा, ठीक है। वही अगर डिफरेंट सेल्स के, बहुत सारे डिफरेंट सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म क्या है कि ना सेल से क्या करता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कर रहा है ना, सेल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस होता है। अगर डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है विद द इट इज़ नॉट परफॉर्म्स और परफॉर्म बाय द विद द हेल्प ऑफ, अगर हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो एक तो बात है कि डिवीजन ऑफ लेबर तो नॉट परफॉर्म, और ये सेल स्पेसिफाइड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। और रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सिंगल सेल है तो सिंगल सेल से वो एक नया रिप्रोडक्शन करता है। जैसे कि अमीबा है ना, अमीबा क्या करता है ना, इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है ना, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा ना, एक तरह से पंचिंग आउट होकर दोनों के दोनों आउटसाइड होते हैं, और फिर क्या करता है, एक अमीबा बना देता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। अगर स्पेशलाइज सेल है, जैसे कि अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो स्पेशलाइज सेल हुआ तो उसमें जर्म्स होंगे। जैसे कि मेल्स में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट, तो उसमें क्या होता है, जर्म सेल होते हैं। जो जर्म सेल क्या करते हैं ना, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। वही अगर लाइफ स्पैन की बात करते हैं कि जो टिल द बर्थ टू डेथ, अगर जो लाइफ स्पैन का जो मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म ना कि कब से जो जन्म लिया है और उसका एंडिंग जो होगा ना जो मरने तक, तो लाइफ स्पैन एट द स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टू द एंडिंग फ्रॉम द डेथ, मतलब डेथ से बर्थ टू डेथ प्लेस, डेथ कोई ऑर्गेनिज्म का बर्थ टू डेथ जो होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो डैट इज शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो होता है ना लाइफ स्पैन जो होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में अमीबा देख सकते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम लोग पैरामीशियम ले सकते हैं। हम लोग खुद इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, वो भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये एक अमीबा का एक फिगर था जिसको फूड को इनगल्फ करके सीडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, एक ना जैसे कि जो जिसको बोलते हैं ना छिपकली क्या करता है ना, वो जब भी इंसेक्ट को खाता है तो क्या करता है, खींचता है। सेम इस तरह से क्या होता है कि ना सीडोपोडिया क्या करता है ना, एक पार्ट होता है जो कि अमीबा का, वो क्या करता है, फूड को ना इनगल्फ करता है, खींचता है उसी तरह से, ठीक है।
तो ये हमारा डिफरेंस हो गया क्या, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया का फिगर है जो प्रोकैरियोटिक्स फिगर है, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है, जिसमें ना उसका आउटर कैप्सूल सेल वाल होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी होता है। एक बैक्टीरियल सेल्स के मेम्ब्रेन्स की बात करें तो इसके अंदर क्रोमोसोम होता है, राइबोसोम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इंक्लूजन होता है, प्लाज्मिड होता है और फ्लेजला होता है। फ्लेजला इस तरह का निकला होता है, उसको फ्लेजला बोलते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल का एक फिगर है ये अपने पास, जिसमें यूकैरियोटिक सेल जैसे कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ह्यूमन जो है ना ये यूकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया फंजाई सब प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि इसमें जैसे कि अपने पास क्या है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, अपने पास ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और डीएनए जैसे कि डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल, ये तुम्हारे पास क्या है न्यूक्लियस है, और ये 80S राइबोसोम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इस तरह का ना, ये ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि एक सीडी टाइप का जो दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर जो डॉट डॉट जो है ना रेड कलर का, वह 80S राइबोसोम है। ये ना प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है सेल्स के अंदर। न्यूक्लियस क्या है सबको पता है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या है कि डीएनए का एक क्रोमोसोम है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्रोमाटिन्स और हिस्टोन्स, और इसमें जो हिस्टोन्स, फिर होता है गोल्जी अपरेटस, इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और न्यूक्लियस इन्वेलप, इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर रखा है। अगर ज़्यादा उस और कुछ जानना होगा डिटेल में सेल्स के बारे में, सेल्स के जो जितने भी जैसे कि गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो सेल ऑर्गेनल्स इस सबको बोलते हैं। सबके बारे में अगर जानना है तो लेक्चर 1 में जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर वैक्यूल्स होता है, फिर 70S राइबोसोम, साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोस्केलेटन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो आउटर बाउंड्री होता है जो सेल मेम्ब्रेन्स, सेल का ना, वह सेल का ना उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में। अगर डिफरेंस की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है ना, साइज़ जो होता है ना वह 1 to 100 माइक्रोमीटर होता है। वही अगर रेंज देखें अगर इसका, तो 5 to 100 माइक्रोमीटर का सेल का साइज़ का रेंज होता है। अगर सिंगल सेल का ना साइज़ का रेंज अगर हम देखते हैं तो इस तरह का। डीएनए कंसिस्ट ऑफ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, इसका ना डीएनए जो होता है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है, लेकिन इसका ना हिस्टोन प्रोटीन्स का बना होता है। और नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स इन द क्रोमोसोम्स, क्या होता है ना, इट्स कम्प्लेक्स विद द हिस्टोन्स प्रोटीन्स एंड द नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन इन द क्रोमोसोम्स, ठीक है। डीएनए फाउंड होता है इसके अंदर जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म से, डेट इज नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स। वही बता रहा था कि जो हम लोग के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वह वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और वह मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। वही जो डीएनए होता है, और ये डीएनए जो होता है ना, डीएनए इज लाइज इन द न्यूक्लियस, इसके अंदर भी यहाँ जो डीएनए तुमको मिलेगा वो न्यूक्लियोइड्स के अंदर मिलेगा, और यहाँ न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। और ये मेम्ब्रेन्स इनवेलप में क्या होता है कि सराउंडेड होता है। ये इसका डीएनए ना का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड और द सराउंडेड, और बोले तो मेम्ब्रेन सराउंडेड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। इसमें ना मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स ना जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, इसमें एब्सेंट होता है। और इसमें मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स जो फाउंड होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसमें मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स है जो इसमें दिखने को मिलता है यूकैरियोटिक्स में, ठीक है। सेल डिवीजन अगर हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो सेल डिवीजन बाय द फ्यूजन होता है, बॉडिंग होता है, नो मिटोसिस नहीं होता है इसके अंदर। और यहाँ सेल डिवीजन जो होता है ना, मिटोसिस जो होता है, सोमेटिक सेल डिवीजन को मिटोसिस बोलते हैं, और मियोसिस बोलते हैं हम लोग जो रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन को ना मियोसिस बोला जाता है, या जर्म सेल डिवीजन को ना मियोसिस बोलते हैं। तो सेल डिवीजन जो होता है ना थ्रू द माइटोसिस और द मियोसिस यूकैरियोटिक्स में देखने को मिलता है। वही रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इंसान है ह्यूमंस के अंदर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कि डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। जो मेल्स और फीमेल्स के इंटरकोर्स के थ्रू, जो इंटरकोर्स के बाद फर्टिलाइजेशन अगर होता है, तो इसमें क्या है कि मेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होती है, एक फीमेल इन्वॉल्व होती है, तो इसमें जाके फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ क्या होता है कि सिंगल पेरेंट्स क्या करता है ना, कैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि अमीबा भी क्या था, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से, तो ये एक प्रोकैरियोट्स हो सकता है, अमीबा भी प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। और अगर हम और भी देखें प्रोकैरियोट्स का, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ भी हो रहा है ना, उसमें क्या कि बहुत सारा जगह जैसे कि प्रोकैरियोट्स हो सकता है, जैसे ये अमीबा था, प्रोकैरियोट्स ये है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ। अगर बॉडिंग की बात करते हैं या फ्यूजन की बात करते हैं, तो फ्यूजन अमीबा फ्यूजन करता है। बॉडिंग की बात होता है, जैसे कि बॉडिंग देखने को कहाँ मिलता है, ईस्ट में दिखता है, या हाइड्रा में क्या होता है ना,
कि हाइड्रा का मेरे पास फिगर नहीं है अभी। तो हाइड्रा में होता क्या ना कि नेट पे देख लेना एक बार कि हाइड्रा में होता क्या है कि ना, फिगर जब जाओगे ना नेट से तो देखना कि हाइड्रा में क्या होता है ना, सबसे पहले एक बर्ड्स निकलता है उस पे प्लांट, उस हाइड्रा के प्लांट से ही निकलता है। फिर वो प्लांट्स क्या क्या करता है, थोड़ा सा ग्रो करता है बर्ड्स, और फिर बर्ड्स क्या करता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है अपने प्लांट के साथ, प्लांट से, और नया बर्ड्स नया हाइड्रा डेवलप कर देता है। तो इस तरह से एक बर्डिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ईस्ट में भी उसी तरह का प्रोसेस होता है। अब हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग क्या देख लिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स देख लिए। अब ना एनर्जी एंड कार्बन यूटिलाइजेशन के बेसिस पर कि ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स और लिथोट्रॉप्स, जो कि काफ़ी हम लोग बचपन में भी इस सबको क्लास में पढ़ना पड़ता था, 5th और 6th क्लास में। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है ना, जो कि ऐसा ऑटोट्रॉप्स जो कि डिपेंडेंट हो, मतलब ये एक प्रोड्यूसर होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके, जैसे प्लांट है, प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके प्रिपेयर करता है फूड को। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस देयर ऑन फूड कॉल्ड द, हिंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, जो खुद का ना फूड प्रोड्यूस करता हो, डेट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। और ऑटोट्रॉप्स के अंदर प्लांट आते हैं, अलगी आता है, जो कि और इधर द फोटोसिंथेटिक्स और द केमियोसिंथेटिक्स, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू या केमियोसिंथेटिक्स के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता हो, डेट इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग इंसान, ह्यूमंस जो होता है ना वो डिपेंड करता है अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर फूड, एंड दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर। और इसी को हम लोग कंज्यूमर भी बोलते हैं, इसी को हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। तो बहुत सारा क्या है कि ना, पैरासाइट होता है, सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है कि इंसान ह्यूमंस जो है ना, एक बेस्ट हेटेरोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है काऊ। ये जब जो है सो हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि ये पैरासाइट भी हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि पैरासाइट क्या होता है ना, जो क्या कर रहा है, तुम्हारे साथ तो रह रहा है लेकिन क्या कर रहा है, तुमको हार्मफुल पहुंचा रहा है। वह क्या करता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पैरासाइट क्या करता है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म ना दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह के क्या करता है ना, म्यूचुअल बेनिफिट देखता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं लाइकेन के साथ राइजोबियम का, तो लाइकेन के साथ अगर राइजोबियम का एग्जांपल देखोगे तो लाइकेन क्या करता है ना, लाइकेन क्या करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है राइजोबियम को, और राइजोबियम उसके बदले क्या देता है, उसको एक नाइट्रोजन का फिक्सेशन प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोवाइड करता है उसके रूट्स के अंदर। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द लाइकेन के बीच में, और यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस सुन लो कि लाइकेन, और ये बचपन में भी जानते होगे। तो लाइकेन्स और सिम्बायोटिक्स का मतलब ये होता है कि म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो लाइकेन क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और बैक्टीरिया क्या करता है, जो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उस लाइकेन के रूट्स में, ठीक है। जैसे कि एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सब क्या होता है ना, हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे पैरासाइटिक्स इसको अलग भी करके हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉप्स एक तरह से हेटेरोट्रॉप्स है, इसको बोल सकते हैं पैरासाइट। तो अगर हम लिथोट्रॉप्स की बात करते हैं, लिथोट्रॉप्स में होता क्या है कि इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ना क्या करता है ना, यूजुअली मिनरल्स को ऑब्टेन देयर फूड, दैट इज कॉल्ड द लिथोट्रॉप्स। ये अपना फूड जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेता है, ऑब्टेन करता है, इसको लिथोट्रॉप्स बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड केमियोसिंथेटिक्स। और जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, इसके अंदर आता है लिथोट्रॉप्स के अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पूरा हो गया, इतना ही था। अब ना हम थोड़ा सा देखते हैं कि अमोनिया का एक्सक्रीशन, कि अमीनोटेलिक्स, यूरिकोटेलिक्स एंड द यूरोटेलिक्स। तो अमोनिया का एक्सक्रीशन की बात करते हैं ना, तो अमोनिया क्या है कि अमोनिया एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एनिमल को कैन डिवाइड बेसिस ऑन द बेसिस can be also divided on the basis of the excretory material which is related to the habitat and the body metabolism. The major excretory minerals in the animals is nitrogen. जो major excretory material animal क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। in animal it is not directly excreted but through the फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड। क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, डायरेक्ट तो नहीं रिलीज करता है, वो तो वेरियस कंपाउंड के फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ दे एनिमल्स कैन डिवाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज अमीनोटेलिक्स एनिमल दैट एक्सक्रीट द अमोनिया अमीनो नाइट्रोजन इन द एज अ अमोनिया। जो अमीनो नाइट्रोजन को ना क्या कर रहा है ना, अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट कर रहा है। जैसे कि एक्वेटिक स्पेसीज जितने भी होते हैं, दैट इज एग्जांपल बोनी फिश, ये सब अमीनोटेलिक्स का सिग्रेशन करता है। अमोनिया सिगरेट करता है, और ये तुम्हारा यूरोटेलिक्स एनिमल जो होता है वो अमोनिया नाइट्रोजन को ना इन द फॉर्म ऑफ यूरिया के फॉर्म में सिगरेट करता है, जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो कि जितने भी जैसे कि इंसान, ह्यूमंस, जितने भी होते हैं ना, जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ना, जितने जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं, वो यूरोटेलिक्स होते हैं, जो कि क्या यूरिया सिगरेट करते हैं। और यूरिकोटेलिक्स जो होते हैं, जो अमोनिया नाइट्रोजन को ना यूरिक एसिड में सिगरेट करता है, जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। ये तुम्हारा 3 डिवीजन था, ठीक है। काफ़ी सब पूछता नहीं है, मतलब फिर भी पूछ लेता है कि एक बार कभी कभी पूछ लेता है कि पिकॉक ना कि किस तरह का
कौन सा सिग्रेशन, अमोनिया सिग्रेशन है, तो यूरिकोटेलिक है, क्योंकि क्या है वह बर्ड्स या रेप्टाइल्स में आता है, तो हम उसको यूरिकोटेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये पिकॉक का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ये पूछ लेता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म को ना हम ऑन द बेसिस ऑफ एक ना ऑर्गेनिज्म को और क्या कहते हैं ना, ऑन द हैबिटेट के बेसिस पे, कि कहाँ पे रहता है। हैबिटेट का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द एक्वेटिक्स एंड द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एन एक्वेटिक इज एन एनिमल्स हु लिव्स इन द वाटर, जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं ना, उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। और इसका रिस्पायरेशन जो होता है ना थ्रू द गिल्स एंड द स्किन होता है। और उसका एडेप्टेशन की बात करते हैं तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। देखो उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, इसलिए क्या होता है उसका ना, या फिन्स, उसके फिन्स होते हैं, वेब्ड शेप वेब्ड फीट होता है, ताकि पानी में तैरने में उसको ईजी टू। एयर ब्लैडर्स होते हैं। स्किन उसका स्लिमी होता है और स्लिपरी होता है और सॉफ्ट होता है। वही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं तो हम लोग आते हैं जिसमें द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स व्हिच लिव्स एक्सक्लूसिवली इन द लैंड्स एंड रिस्पायरेशन या रिस्पायरेशन थ्रू द लंग्स एंड द ट्रैकिया, जो कि रिस्पायरेशन क्या करता है, लंग्स हम लोग क्या करते हैं, लंग्स या लंग्स के थ्रू हेल्प के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। सो द एडेप्टेशन सच एज लेग्स, हम लोग क्या है इसका एडेप्टेशन सच एज लेग, वाटर रूफ, स्किन्स, फेदर्स, कवर्ड एग्स, कवर्डेड एग्स एंड द किडनी, ये सब चीज़ें हमारे पास है क्या एडेप्टेशन के लिए, ठीक है। और स्किनी हमारा क्या है कि हार्ड होता है, स्पिनी होता है, लेदरी होता है, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर, जिसके लेदरी होने का मतलब जैसे कि बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जिसका स्किन क्या है कि लेदरी है, जैसे कि स्नेक, ये क्या है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। हार्ड, जैसे कि हार्ड मटेरियल, हार्ड उसका स्किन होता है, स्पाइनी होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये हो गया। अब अपने पास ना एक छोटा सा और टॉपिक बचा है ना कि मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी, की ऑर्गेनिज्म। मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म को ना हम लोग उसके नॉमेनक्लेचर किया गया। तो देखो सबसे पहले ना कार्ल वेस क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ राइबोसोमल आरएनए जीन एंड द फॉर्म बाय द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ डिवाइडिंग द ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू द 6 किंगडम। ऑर्गेनिज्म को ना 6 किंगडम के बेसिस पर डिवाइड किया गया, जिसमें 3 डोमेन में और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं, बैक्टीरिया, एक कैरिया, आर्किया इसको बोलते हैं, आर्किया और बैक्टीरिया और द यूकैरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में ना किंगडम यू बैक्टीरिया डेट इज यूनिसेलुलर, और प्रोकैरियोटिक्स में डेट इज कॉल्ड द पेप्टिडोग्लाइकन्स, ठीक है। और एक कैरिया ना आर्केरिया, तो ये ना किंगडम में ना आर्केरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक्स विदाउट पेप्टिडोग्लाइकन से होता है। ये इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग एक एरिया में रखते हैं, ठीक है। या आर्केरिया जो भी पढ़ो। डोमेन अगर हम बात करते हैं यूकैरिया की, तो प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटिया आता है, एनिमेलिया आता है। इस टाइप के ना 6, तो टोटल 6 किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो यूकैरियोटिक्स होता है। यहाँ पे फंजाई में बात करते हैं अगर, तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक्स एंड द डिकम्पोजर होते हैं। प्लांटिया किंगडम में मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक्स एंड द ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और प्लांट एनिमल में ना मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक्स एंड हेटेरोट्रॉपिक्स होते हैं। तो ये तुम्हारे पास पूरा ना ये टॉपिक कवर हो गया, जो कि पूरे डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन थे, तो ये हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड द कमेंट एंड द सब्सक्राइब इट्स चैनल। तो देखो काफ़ी अच्छे से मैंने बता दिया, इसको एक बार देख लो, काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं, एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगा और पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।